हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। तो इस चैप्टर में हम कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years, कि मतलब 1000 साल के पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए, किस किस तरह के चेंजेस आए। तो उन चेंजेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। तो पिछले सेक्शन में हमने न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा कि किस तरह एक वर्ड का मीनिंग, एक वर्ड का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है ओवर अ पीरियड। जैसे हमने वर्ड हिंदुस्तान का एग्जाम्पल देखा था, हमने वर्ड फॉरेनर के एग्जाम्पल देखा था। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह हिस्टोरियंस के जो सोर्सेज होते हैं उनमें चेंज आता है। मतलब कि हमारे हिस्ट्री जो है हमने उन्हें अलग अलग पीरियड्स में बांटा हुआ है, राइट। तो अगर हिस्टोरियंस बहुत ही पुराने पीरियड के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें सर्च कर रहे हैं, मान लो पहले लिथिक एज के बारे में वो स्टडी कर रहे हैं, तो उस टाइम के सोर्सेज से वो जानकारी निकालेंगे। तो उस टाइम पे किस तरह के सोर्सेज मिलेंगे? उस टाइम पे तो कोई फ़ोन नहीं होता था, उस टाइम पे तो लोगों के पास आईफोन नहीं होता था, उस टाइम पे तो लोगों को लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। तो फिर किस तरह के सोर्सेज से वो स्टडी करेंगे उस पीरियड की? स्टोन्स से, राइट। कि उस टाइम के जैसे स्टोन टूल्स होते थे, केव्स में किस तरह की पेंटिंग्स वगैरह देखने मिलती थी, तो उन सब चीज़ों से वो उस टाइम के लोगों के बारे में जान सकते थे। फिर धीरे धीरे अगर हम उसके बाद के पीरियड की बात करें, जब लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा, जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना सीख लिया, तो फिर उस टाइम पे जो सोर्सेज है वो थोड़े बदल जाते हैं। जैसे लोगों ने अगर लिखना पढ़ना सीख लिया तो टेक्स्ट मिलेंगे हिस्टोरियंस को, तो वो टेक्स्ट से अब पढ़ेंगे। ठीक है, पैलियोलिथिक एज, उस टाइम पे तो कोई टेक्स्ट नहीं थे, तो उस टाइम के सोर्सेज अलग होंगे और जो दूसरा हिस्टोरिकल पीरियड है उसके सोर्सेज अलग होंगे, जिससे हिस्टोरियंस स्टडी करेंगे, राइट। तो वही इस सेक्शन में अच्छे से बताया गया है। So historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हिस्टोरियंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज से हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। और वो किस तरह के सोर्स के बारे में जानेंगे वो किस पे डिपेंड करता है कि वो किस पीरियड की स्टडी कर रहे हैं और उनके स्टडी का, उनके इन्वेस्टिगेशन का नेचर क्या है। सो अगर मैं आपको मोर रिसेंट का एग्जांपल दूँ, मान लो जैसे इंटरनेट जो है, मान लो अभी 2000 के बाद जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। उससे पहले था पर इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। तो मान लो एक इंटरनेट वाला पीरियड हो गया और एक इंटरनेट से ना वाला पीरियड हो गया जिस टाइम पे इंटरनेट नहीं था। तो अगर हिस्टोरियंस इंटरनेट वाले पीरियड की स्टडी करेंगे तो वो इंटरनेट वाली थिंग्स पे जाएंगे और वो लोग पूरा इंटरनेट के बारे में जानेंगे कि इस टाइम पे किस किस तरह लोग चीज़ें यूज़ करते थे, फ़ोन मोबाइल्स के बारे में। इन चीज़ों से वो स्टडी करेंगे हमारे इस पीरियड के बारे में। बट जिस टाइम पे इंटरनेट नहीं था तो उस टाइम पे वो बुक्स, टेक्स्ट, उन सब चीज़ों से देखेंगे। जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती थी उन चीज़ों से वो उस टाइम के पीरियड के बारे में जानेंगे। तो इस तरह वो किस पीरियड की स्टडी कर रहे हैं उस पर बेस करता है किस सोर्स से वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सोर्स भी किस पे डिपेंड करते हैं कि किस पीरियड से वो स्टडी कर रहे हैं। और नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे डिपेंड करता है कि मान लो हिस्टोरियंस को किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में जानना है कि उस टाइम पे लोगों के घर कैसे होते थे, किस तरह के वो बर्तन यूज़ करते थे। तो फिर हिस्टोरियंस क्या चीज़ की सर्च करेंगे? तो जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो रिमेन्स मिले होंगे ज़मीन में, अर्थ के अंदर, मान लो खुदाई वगैरह में, तो उन चीज़ों पे फोकस करेंगे, उन चीज़ों की स्टडी करेंगे। जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था कि काफ़ी सारे बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिले थे, बर्तन मिले थे। तो उस तरह के कुछ सोर्सेज से वो उस पीरियड के बारे में जानेंगे और उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानेंगे कि उन्हें जानना था कि लोग किस तरह रहते थे, किस तरह की बिल्डिंग्स थी, बर्तन थे। वहीं अगर लोगों को किसी और चीज़ के बारे में जानना है, हिस्टोरियंस को मान लो उनके कल्चर के बारे में जानना है, तो फिर वो क्या करेंगे कि जो उनके टेक्स्ट वगैरह हैं उनसे पढ़ेंगे, उनकी कहानियाँ देखेंगे कि उस टाइम पे किस तरह की कहानियाँ लिखी जा रही थी, उसमें किस तरह का कल्चर दर्शाया जा रहा था। तो इस तरह से देखा, सोर्स चेंज हो गया। अब वो अगर बर्तनों के बारे में जानना चाहते हैं, बिल्डिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो टेक्स्ट से तो नहीं जान सकते, राइट। वो बिल्डिंग के रिमेन से ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि पीरियड ऑफ देयर स्टडी क्या है और नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन क्या है। सो लास्ट ईयर 6th क्लास में आपने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, आपने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, राइट। तो इस क्लास में, आपकी 7th क्लास में, हम लोग उस पीरियड के बाद वाले पीरियड की बात करने वाले हैं। वो आपका एंशिएंट पीरियड हो गया, ये आपका एक तरह से मिडिवल हिस्ट्री हो गई। कि जो ये वाला गुप्ता डायनेस्टी, हर्षवर्धन है, जो इसके बाद वाला पीरियड था, इसके बाद के जो 1000 साल थे, उस पीरियड की हम स्टडी करेंगे इस क्लास में। तो इस बुक में हम 700 सीई से लेकर 1750 वाले जो पीरियड है उसकी स्टडी करेंगे।
मतलब कि 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी का जो पीरियड है, जो ये 1000 ईयर्स हैं, उनकी स्टडी हम करेंगे। तो आपको क्या देखने मिलेगा कि जो हिस्टोरियंस के सोर्सेज हैं, जिन सोर्सेज से हिस्टोरियंस एक पर्टिकुलर पीरियड की स्टडी कर रहे हैं, आपको उसमें थोड़ी सिमिलैरिटी मिलेगी। किस तरह की सिमिलैरिटी? मतलब कि जो 700 सीई से पहले वाला पीरियड है, ठीक है, इससे पहले वाला पीरियड, तो मान लो हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं, 700 से लेके 1750 वाले पीरियड की बात कर रहे हैं। तो इस पीरियड से पहले वाला जो पीरियड था, 700 से पहले वाला जो पीरियड था, तो उस टाइम की स्टडी हिस्टोरियंस जिन सोर्सेज से कर रहे थे, तो कुछ उसी तरह के सोर्सेज से वो इस पीरियड की भी स्टडी करते हैं। तो मान लो कि जैसे इस टाइम पे भी 700 से पहले भी जो हिस्टोरियंस थे, वो कॉइन्स की स्टडी करते थे, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते थे, आर्किटेक्चर की स्टडी करते थे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, तो इन सभी चीज़ों से वो इस पीरियड के बारे में जानते थे। ठीक है, 700 से पहले वाले के पीरियड में। अब आप किस तरह की सिमिलरिटी देखोगे कि 700 के बाद वाला जो पीरियड है, उसमें भी हिस्टोरियंस इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। ठीक है, 700 के बाद वाले पीरियड में भी वो कॉइन्स की स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम के इंस्क्रिप्शंस के बारे में जान रहे हैं कि इस टाइम पे जो भी इंस्क्रिप्शंस थी उनमें किस तरह की बातें थी, इस टाइम के आर्किटेक्चर को देख रहे हैं, उनके टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह की आपको दोनों ही पीरियड्स में सिमिलरिटी देखने मिलेगी। और सिमिलरिटी के साथ साथ कुछ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कि कुछ चेंजेस देखने भी मिलेंगे। जैसे कि 700 से पहले वाला जो पीरियड था, इसमें जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे वो इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं थे जितने कि आपको इस वाले पीरियड में देखने मिलेंगे। कि ये वाला जो 1000 ईयर्स का जो पीरियड है, 700 से लेकर 1750 तक, सो इसमें जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गए, वो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और इस पीरियड में क्या हुआ, जो पेपर है वो धीरे धीरे चीपर होने लग गया, सस्ता होने लग गया। तो इसीलिए आप देखोगे कि क्योंकि पेपर जो है वो इजीली अवेलेबल हो रहा है, तो इस वजह से टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ज़्यादा आसान हो गए इस पीरियड में। तो इसलिए इस पीरियड में जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे वो ड्रामेटिकली बढ़ गए। तो यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ पेपर, किस तरह ओवर द पीरियड जो पेपर की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो इन द मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी स्कॉलर वांटेड टू कॉपी ए बुक। 13th सेंचुरी के टाइम पे एक स्कॉलर थे जिन्हें अपनी एक बुक को कॉपी करना था, ही वांटेड टू कॉपी ए बुक, बट उनके पास इनफ पेपर नहीं थे। तो ही वॉच द राइटिंग ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट, ही डिड नॉट वांट, ड्राई द पेपर एंड यूज्ड इट। उन्होंने क्या किया कि उनकी एक मैन्यूस्क्रिप्ट थी जिसे वो नहीं चाहते थे, जिसको ऐसा था कि अब उसकी ज़रूरत नहीं थी उनके लिए। तो उन्होंने उस मैन्यूस्क्रिप्ट के जो भी पेपर्स थे उसको पूरा साफ किया वापस से, मतलब सब कुछ धो डाला, और धोने के बाद उसको सुखाया, फिर उन पेपर्स को, यूज्ड पेपर को वापस से यूज़ किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस टाइम पे पेपर की क्या वैल्यू हुआ करती थी, और मतलब कि पेपर इजीली अवेलेबल नहीं था, कि उन्हें अपनी एक मैन्यूस्क्रिप्ट को एकदम धुलना पड़ा और उसके बाद उसके पेपर्स को यूज़ करना पड़ा। वहीं अ सेंचुरी लेटर, अगर हम 14th सेंचुरी की बात करें, कि आप अगर कोई खाना खरीदते हो, किसी दुकान पे खरीदते हो, तो नॉर्मली आपको क्या देखने मिलेगा कि आपको जो शॉपकीपर है आपको खाना पेपर में रैप करके दे, है ना। आज भी आप देखते हो कि आपको समोसे वगैरह आप खरीदने जाते हो, दुकानदार जो है न्यूज़पेपर में नहीं तो नॉर्मल पेपर्स में आपको रैप करके दे देता है। तो कहाँ तो देखो कि उन्हें एकदम रीयूज करना पड़ रहा था, इतनी मेहनत से अपनी राइटिंग्स को सेक्रीफाइस करके उन्हें दूसरी राइटिंग लिखनी पड़ी, उन्हें दूसरी चीज़ के लिए यूज़ करना पड़ा। और वहीं जो वैल्यू है वो एकदम चेंज हो गई, वहाँ पे अब एकदम वेस्ट की तरह पेपर को यूज़ किया जा रहा है, कि फूड को रैप करने के लिए यूज़ किया जा रहा है पेपर को। इस तरह ओवर द पीरियड चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा बदल जाती है। तो हमने देखा कि 8 से 18 सेंचुरी के बीच में टेक्सचुअल जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इस टाइम पे लोगों ने जो उनके होली टेक्स्ट हुआ करते थे, क्रॉनिकल्स होती थी रूलर्स की, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, इन सभी चीज़ों के लिए टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स पेपर्स को यूज़ किया जाने लगा। तो होली टेक्स्ट तो आपको पता है कि जो जैसे रिलीजियस वगैरह से जो रिलेटेड टेक्स्ट होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर क्या होता है कि जैसे किसी रूलर की लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए, मेजर इवेंट्स, उनको एकदम क्रोनोलॉजी में लिखना, कि किससे किसके बाद क्या हुआ, एकदम इवेंट्स को उनके क्रोनोलॉजी में लिखना, कि इसके बाद ये इवेंट हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो वही चीज़ होती है क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स। उसके बाद उस टाइम के जो लेटर्स होते थे, जो सेंट्स वगैरह जो भी लोगों को टीचिंग्स देते थे, जो भी शिक्षा देते थे, उनकी रिकॉर्डिंग करते थे वो लोग इन टेक्स्ट में। तो इस तरह की चीज़ों को लोगों ने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था इस टाइम पे, और इसलिए टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो थे वो ड्रामेटिकली बढ़ गए।
तो इस टाइम पे क्या होता था, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनको वेल्दी पीपल जो होते थे, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, तो इस तरह के लोग थे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करके रखते थे, वो लोग कलेक्ट करते थे। और इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बड़ी बड़ी जो लाइब्रेरीज होती थी, आर्काइव्स होते थे, उनमें स्टोर कर लिया जाता था, ताकि आने वाली जनरेशन उसको यूज़ कर सके, पढ़ सके, मतलब एक तरह से कलेक्ट करके सहज के रखा जाता था उनको लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स में। अब आर्काइव क्या होते हैं कि एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाता है। तो अगर आज भी आप देखोगे तो जो हमारी नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके सबके अपने अपने आर्काइव्स हैं, जिसमें वो अपने पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, ट्रांजेक्शन्स हो गई, उन सबको स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। ठीक है। तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को टेम्पल्स ने, मोनेस्ट्रीज ने, रूलर्स ने जो भी सेव करके रखा था, वो हमारे हिस्टोरियंस के काफ़ी काम आती हैं, क्योंकि इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट एक और प्रॉब्लम है इन चीज़ों के साथ कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है, बट इन चीज़ों का यूज़ जो है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का यूज़ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, ठीक है? और कॉपीज़ की तो फिर भी ज़रूरत होती होगी, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बुक से हज़ारों लाखों लोग पढ़ सकते थे। तो उस टाइम पे ये तो होता होगा ना कि एक जो बुक है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसकी कॉपी करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाया जा सके, कॉपी होती थी। अब कॉपी करने में क्या प्रॉब्लम आती है? तो उस टाइम पे जो स्क्राइब्स थे, वो हाथ से खुद ही सभी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे। अब आपने भी देखा होगा, अगर आप मान लो किसी दिन एब्सेंट हो गए और आप उस दिन का काम अपने फ्रेंड से मांगते हो, तो जब आप अपने फ्रेंड की कॉपी से आप कॉपी करते हो, तो कभी कभी आपको अपने फ्रेंड की राइटिंग जो है वो समझ नहीं आती। तो आपको क्या होता है कि समझ ही नहीं आता, या तो आप आइडिया लगाते हो कि इसने क्या लिखा होगा, नहीं तो आप जैसा उसने बनाया है, जो भी बनाया है, वही डिट्टो कॉपी कर देते हो कि चलो छोड़ो, जो भी है हम लिख देते हैं। तो उस तरीके का करते हो। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि छोटे छोटे चेंजेस आ जाते हैं। तो जब चीज़ों को हम कॉपी करते हैं तो कुछ ह्यूमन एरर्स आ जाते हैं कि कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जब स्क्राइब्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते होंगे, तो उनसे भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती होगी कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने या तो आइडिया लगा लिया कि क्या लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस वो लोग ला देते थे उसमें, कि अ वर्ड हेयर, अ सेंटेंस देयर, तो कुछ चेंजेस आ जाते थे कॉपी करते वक्त। और ओवर द सेंचुरीज यही छोटे छोटे जो डिफरेंसेस थे, छोटे छोटे जो चेंजेस थे, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो कॉपीड डॉक्यूमेंट है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप दोनों चीज़ों को देख के बता ही नहीं सकते कि ये कॉपी था। ठीक है, मतलब आप कुछ सेंचुरीज बाद उस चीज़ का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी पढ़ोगे, तो आप मिला ही नहीं सकते कि चीज़ें जो है, इन्फॉर्मेशन जो है, वो सब्सटेंशियली चेंज हो गई। इतने सारे एरर्स हो गए उसमें। अब हिस्टोरियंस के लिए ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी करती है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आज के टाइम में, कि वो पता नहीं कितने हज़ारों साल बाद पहले लिखा गया होगा। तो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो हमारे हिस्टोरियंस को जो कॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें ही पढ़ना पड़ता है। और कॉपी क्योंकि बहुत सारे हैं, तो अलग अलग कॉपीज़ को पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी कॉपीज़ को पढ़ना पड़ता है। और सभी कॉपीज़ को पढ़ के एक आइडिया बनाते हैं वो लोग कि अच्छा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जो ऑथर थे वो क्या लिखना चाह रहे होंगे। इस तरह से वो आइडिया लगाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो हमारे पास है नहीं, और कॉपी किया हुआ सामान है, और कॉपी में चेंजेस आ गए हैं। तो सभी चीज़ों को पढ़ के हिस्टोरियंस अपना आइडिया लगाते हैं कि क्या ओरिजिनली ऑथर बताना चाह रहे होंगे। तो कभी कभी क्या होता था कि जो ऑथर्स होते थे, वो अपने ही क्रॉनिकल्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में रिवाइज करते थे, वापस से लिखते थे, कि कुछ साल पहले उन्होंने कोई चीज़ लिखी थी, अब वापस से वो उसको दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। तो ऐसे ही 14th सेंचुरी में क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बरानी। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट क्रॉनिकल लिखी थी 1356 में। ठीक है। और उसी के 2 साल बाद उन्होंने एक और उसका वर्जन लिखा, सेम क्रॉनिकल का उन्होंने एक और दूसरा वर्जन लिखा 2 साल बाद। बट दोनों के दोनों जो वर्जन हैं, वो अपने आप से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। और 1960s तक हमारे हिस्टोरियंस को उसके फर्स्ट वर्जन के बारे में नहीं पता था। ठीक है। और 1960s के बाद जब बाद में वो मिला, जो फर्स्ट वर्जन था उन्हें मिला, तब उसके बारे में पता चला कि अच्छा, इस जो डॉक्यूमेंट है इसका कोई फर्स्ट वर्जन भी था। तो उससे पहले वो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में, कलेक्शंस में गुम था, मतलब उससे पहले वो मिला नहीं था हमारे हिस्टोरियंस को। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह हिस्टोरियंस जिन सोर्सेज से पास्ट पीरियड के बारे में जानते हैं, पास्ट के बारे में जानते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ जो हिस्टोरियंस के सोर्सेज हैं वो भी बदलते हैं। और हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती है इन चीज़ों को समझने में, पढ़ने में, क्योंकि एक टाइम पे कुछ चीज़ कैसे लिखी होती है, और कभी कभी जैसे हमने देखा कि सेम ऑथर जो है अपनी क्रॉनिकल्स को रिवाइज कर देता था।
तो उसमें भी प्रॉब्लम आती थी कि जो चीज़ है वो क्या बताना चाह रहा है। कॉपी डॉक्यूमेंट हैं बहुत सारे, तो उसमें से ये जानना कि ओरिजिनली क्या लिखा था वो बहुत मुश्किल होता है। और काफ़ी सभी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस पीरियड में किस तरह की चीज़ें अवेलेबल थी या किस पीरियड के बारे में हम किन सोर्सेज से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का स्टूडेंट्स को ध्यान रखना पड़ता है।